इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा और हमें एनोड कैथोड रिएक्शन बताना है। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी एनी है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी एनी, दैट इज सॉलिड है तो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए, ये अपन लिख सकते हैं ऐसे। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एसिड, बेस, सॉल्ट इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट, और फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं अपन उसे, ये मॉल्टन स्टेट भी बोलते हैं। ये पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है और इसमें अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे और फिर रिएक्शन करेंगे। The electrodes present in the electrolytic cell. Electrodes, that is एनोड और कैथोड की बात कर रहा हूं मैं, always follows, है ना, कैथोड always follows law of conservation of electron, law of conservation of electron, conservation of electron मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। सो जितने इलेक्ट्रॉन मतलब जितना चार्ज भी बोल सकते हैं अपन, सो अपन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ले लेते हैं। जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन कैथोड से अंदर आएंगे उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड से बाहर जाएंगे। ये अपन को ध्यान रखना होता है। बाकी सारा पार्ट तो अपन को दिखता है कि भाई कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपन को पता है। तो बाकी आपने एसआरपी वैल्यूज और एसओपी वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिस्कस किए होंगे। The SRP values for that is cation and SOP values for the NX. इसके अलावा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपन को SRP वैल्यूज के बारे में, द रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो रिडक्शन पोटेंशियल में वी यूज्ड टू राइट दैट कि जैसे अपन लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल तो लिथियम आयन, या आपको मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको SRP वैल्यूज का सबने बताया होगा, SRP वैल्यूज, और एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे हम ये बात बता सकते हैं कि कौन सा आयन कहाँ डिस्चार्ज होगा। तो मुझे सारा सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। एसआरपी वैल्यू जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का, जो आपने लिखा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का कम होता है। फिर अपन एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, फिर अपन जिंक लिख सकते हैं। मैं बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए लिख रहा हूं, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद अपन H प्लस आयन लिख सकते हैं, और H प्लस आयन के बाद लिख सकते हैं अपन कॉस्टली मेटल्स। फिर अपन लिख सकते हैं जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं। कॉस्टली मेटल में थोड़ा सा फिर अपन को ध्यान रखना होता है, इसके बाद प्लेटिनम। कॉस्टली मेटल में मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर की बात कर रहा हूँ और गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और इसमें फिर अपन लिखेंगे, इसमें प्लेटिनम के अलावा मतलब, और प्लेटिनम इससे पहले ही आ जाएगा। तो क्योंकि प्लेटिनम जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो अपन को देते नहीं है। लास्ट में अपन लिखेंगे कोबाल्ट, वो कॉस्टली नहीं होता, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर कॉपर +2 होगा तो इसके बाद ही आएगा, सिल्वर तो +1 ही होता है, गोल्ड +3 भी हो सकता है, वो उसके बाद भी आएगा। क्योंकि कोई भी मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा रादर देन वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इतना तो अपन को याद होना ही चाहिए। इस ब्लॉक में जैसे अपन लिखेंगे, इस जस्ट पहले मैग्नीशियम होता है, लेकिन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसका एसआरपी वैल्यू -1.67 है, इसका एसआरपी वैल्यू -7.6 है,
0.76 है। बाकी भी बहुत सारे अपन बता सकते हैं, सारे ही बता सकते हैं ऑलमोस्ट। ये 0 होता है, उनको पता है। इन दोनों के बीच में वाटर, यहां वाटर होगा, दैट इज -0.8, ये वाटर। और बाकी अपन लिख सकते हैं भाई वाटर के अलावा यहाँ इन दोनों में ऐसे अपन बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में Fe+3 होता है, इन दोनों के बीच में Fe+3 होता है, और जबकि Fe2+ अगर होता है तो SRP का मतलब अपन सबको पता है, द टेंडेंसी ऑफ आयंस टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इन aqueous solution among all the cations the maximum tendency to gain electron is of cobalt ion when it converts into cobalt+2। तो हमें ये पता होना ही चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा कैटायन है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा है, वो कोबाल्ट होता है। और यहां पर अपन H+ साइन लिखेंगे तो Fe3+ का H+ साइन से ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, जबकि Fe2+ का कम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि Fe3+ will gain 3 इलेक्ट्रॉन इन aqueous solution, कभी ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं होगा। पहले क्या होगा, Fe2+, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में जाएगा, जब सॉल्यूशन में ये बन जाएगा और ये है तो फिर इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि अब जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इन ये दोनों सॉल्यूशन में होंगे। अब इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का ज्यादा होगा, तो फिर इसका रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होगा। पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये H+ साइन कन्वर्ट होगा H2 में, और उसके बाद बचा हुआ चार्ज अगर है तो फिर इसका रिएक्शन होगा। इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखे, चाहता तो उसमें लिख सकता था, सीक्वेंस में पूरा ही लिख सकते हैं अपन, लेकिन पूरा याद थोड़ी रख पाएंगे अपन। बेटर है कि आप वो बता दो जिससे हम गलती कर सकते हैं। इतना तो हमें याद रहेगा, S ब्लॉक, D ब्लॉक, H और कॉस्टली मेटल। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको याद पता होना चाहिए, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अपन एसओपी वैल्यूज की बात करेंगे तो एसओपी वैल्यूज मतलब अगेन जैसे ये होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली बात है फॉर कैटाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। और अगर अपन ने सिर्फ कैटाइन की बात की, यहां पर मेटल की बात की है, क्योंकि नॉन मेटल की बात अपन यहां करेंगे। एसओपी वैल्यूज अगर मैं लिखूंगा तो इसमें विल से दैट द टेंडेंसी ये फॉर एनाइंस और मॉलिक्यूल्स। तो अगर अपन एसओपी लिखेंगे तो एनाइंस के लिए लिख रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है कि भाई अगर सबसे कम टेंडेंसी, जैसे एस ब्लॉक है तो अपन कहते हैं सबसे कम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की लिथियम की होती है, उसका एसओपी वैल्यू सबसे कम होता है। अगर लिथियम की सबसे कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इसका मतलब है लिथियम आयन के फॉर्म में रहना पसंद करता है। अगर लिथियम आयन के फॉर्म में रहना पसंद करता है, इसका मतलब है लिथियम हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी मेटल आयन का एसआरपी वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, तो फिर वो आयंस के फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो यही तो एप्लीकेशन है जो आपने पढ़ा होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो अपन कहते हैं भाई मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी है इलेक्ट्रॉन लेने की, कोबाल्ट 3+। मतलब अमंग ऑल दी कैटायंस द मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किस कैटायन का होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो दैट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
among all the cations. And lithium is the lithium has least oxidizing character among all the cations. सर तो ये कोबाल्ट का सारे मैंगनीज और मर्क्यूरी से भी ज्यादा रहेगा एसआरपी वैल्यू। किसका? कोबाल्ट का मैंगनीज और मर्क्यूरी से भी ज्यादा रहेगा। भाई मैंने तो तुमसे मतलब अच्छे से जोर जोर से चिल्ला के कहा कि कोबाल्ट का मैक्सिमम होता है, इसलिए लिख रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि अब पूरे पीरियोडिक टेबल में कैटायन बना लो जो भी बनाना है तुम्हें। हाँ ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम लिखने का मतलब यही है कि भाई कम से कम बच्चों को ये तो पता हो कि मैक्सिमम किसका होता है, और वो एनसीईआरटी में गिवन है तो उनको पता होना चाहिए वो सारी बातें कि भाई जो एनसीईआरटी में गिवन है कम से कम वो तो डाटा के साथ पता होना चाहिए तुमको। तो इसके साथ हाँ, तो फिर अपन कह रहे थे कि अपन को ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पता चल गया। अब मैं सारे नहीं लिख रहा ना इधर, लो ये मरकरी लिख लिया। अब क्या फायदा, क्या बोला ना आपने कि भाई उससे मरकरी वैसे भी अपन को कम ही पूछेंगे, राइट ना? तो बहुत सारी बातें मतलब मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं आपको बोला ना कि भाई मैक्सिमम उसका होता है। अच्छा फिर तो टिक कर देना, क्वेश्चन गलत हुआ सर की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ये तो था कि भाई मतलब ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, अब एसओपी वैल्यू की बात करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करता है एसआरपी, तो फिर एसओपी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए अपन कहते हैं भाई सबसे ज्यादा एसओपी वैल्यू होता है आई नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, सीएल नेगेटिव। अब एफ नहीं होता इधर, एफ का टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं भाई। एफ को एक बार इलेक्ट्रॉन मिल गया फिर वो किसी को नहीं देने वाला। तो फिर अपन कहेंगे भाई OH नेगेटिव हो जाएगा, फिर NO3 नेगेटिव हो जाएगा, फिर अपन ने इसमें CO3 2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर PO4 3 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। फिर अपन ऐसे लिख लेंगे SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर PO4 3 नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन मतलब राइट F नेगेटिव, ये तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो बड़ा इजी है। उसमें क्या है, आयोडीन आप बताते ही हो कि आई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, KI तो उससे भी ज्यादा होता है। अपन कहेंगे आई नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन BR, BR देन CL देन ये। अब ऑक्सीजन, अब जिनमें ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का नंबर सेम है तो चार्ज देख लेंगे भाई। अब जैसे इस पे 2 नेगेटिव चार्ज था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस पे 3 नेगेटिव चार्ज था तो इसके कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फ्लोरीन हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे अपन बात करेंगे इसकी, तो आयोडीन का एसआरपी वैल्यूज, थोड़ा थोड़ा एसओपी वैल्यूज, एसओपी वैल्यू लिख रहे हैं। अगर एसआरपी बताना है तो जैसे ये है भाई, इसका एसआरपी -1.67 है, तो एसओपी कितना होगा? ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितना होगा प्लस में बता देंगे, राइट। तो और एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एसआरपी। तो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और आप बार बार उसे टेंडेंसी बोल रहे हो, मतलब इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कितनी है, -1.67। तो आप इसको 2 मोल भी लिखोगे ना, मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। द रीजन इज, आप चाहे एक एल्यूमिनियम ले लो या 100 ले लो, टेंडेंसी है ना ये। अगर टेंडेंसी है तो टेंडेंसी कभी चेंज नहीं होती। वो तो एक के लिए लिखोगे तो उतनी रहेगी और 100 के लिए लिखोगे तो भी उतना ही रहेगा। सो इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन अ वैल्यू।
जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते। तो अपन बात करेंगे, ठीक है भाई, अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें ना जैसे अपन लिखते हैं -0.54 लिखूंगा, ये इसका एसओपी है, मतलब प्लस हो जाएगा। अगर मैं एसआरपी लिखता है इनका तो मैं प्लस बता देता, बिल्कुल, क्योंकि एसओपी आप नेगेटिव लिख रहे हो तो एसआरपी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये एसआरपी नेगेटिव है तो एसओपी इनका पॉजिटिव हो जाएगा। इनका एसओपी पॉजिटिव जैसे ये है, तो ये तो प्लस 0.34 है, ये तो प्लस 0.84 है, 80 है, ये तो 0.77 है। तो ऐसे ना अपन सारे ही लिख सकते हैं। अब लेकिन अपन को सारे थोड़ी लिखने हैं, उनको तो बस एक आइडिया होना चाहिए कि किसका क्या एसआरपी वैल्यू होता है। तो 0.54 माइनस 1.06 माइनस 1.36, ऐसे अपन वोल्ट सबके लिख सकते हैं। माइनस 2.05 माइनस 2.87, ये लगाए। अब अपन को सारे याद नहीं करने, अपन को तो ऐसे बताना है कि भाई टेंडेंसी किसकी क्या होगी। अब अगर अपन चेक करेंगे तो विल राइट दैट इधर ना, इधर वाटर के लिए एक्वा सोल्यूशन में, तो वाटर इज -1.23, ये वाटर के लिए वोल्ट, तो इतना हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो वाटर के लिए अपन लिख सकते हैं एसआरपी एंड एसओपी वैल्यू। अब अगर मेरे पास इसका एसओपी वैल्यू माइनस ये है तो एसआरपी वैल्यू उसका प्लस 0.54 हो जाएगा। तो किसी का भी अगर अपन ने एसओपी वैल्यू लिखा है और उसका एसआरपी पॉजिटिव पूछेंगे तो अपन पॉजिटिव में बता देंगे, और एसआरपी लिखा है एसओपी पूछेंगे तो उसको पॉजिटिव करके बता देंगे। भाई एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है तो एसओपी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सारा, बट मतलब ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अपन को। इधर जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन का नंबर अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होगा। और एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आई का ज्यादा होगा बीआर से, बीआर का ज्यादा होगा वाटर से, वाटर का ज्यादा होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना जैसे अपन देखेंगे तो एसआरपी और एसओपी वैल्यू, तो ये वैल्यूज का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो एसआरपी और एसओपी इनके आपने मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें भी देखे होंगे, और इनके काफी एप्लीकेशन भी होते हैं, वो भी देखे होंगे। दूसरा पार्ट मुझे रिक्वायर्ड होगा एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर एलिमेंट्स तो 0 होता है, पक्का ना। तो अपन कहेंगे भाई एलिमेंट्स ना 0 किसी का नहीं होता एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर 0 होगा इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एन फैक्टर 0 नहीं होता। तो एलिमेंट्स के लिए अपन कहते हैं वैलेंसी। कैसे वैलेंसी? जैसे अपन कहते हैं भाई Cl लिखो तो वैलेंसी 1 होती है, तो एन फैक्टर इज 1। तो अगर मैं Cl2 लिखूं तो इसमें 2 Cl लिखोगे तो मैं 2 कर दूंगा। पर एक Cl पे -1 होता है तो 2 Cl पे -2 हो जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि मतलब अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने तो मैं लिखूंगा O2, तो एक ऑप्शन पे -2 तो 2 ऑप्शन पे 4। एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो O3 लिखा मैंने तो हाँ, तो ठीक है ना, O3 इज एलिमेंट, एक ही कलेक्शन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो 6 कर दूंगा भाई। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6। ठीक है, तो एल्यूमिनियम लिखूंगा तो हाँ, तो ये 3 हो जाएगा एन फैक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 होती है, तो अपन को सभी की वैलेंसी पता है। दूसरा, फॉर एसिड्स, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो भाई रिप्लेसेबल H प्लस आयन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे HCl है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, H2SO4 है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, H3PO4 है तो एन फैक्टर 3 है, H3PO3 है तो एन फैक्टर 2 है, H3PO2 है तो एन फैक्टर इज 1, और H3BO3 है तो एन फैक्टर इज 1, बिकॉज H3BO3 इज नॉट अ प्रोटिक एसिड। वो अपन को वो वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर से H प्लस आइन देगा,
वाटर H प्लस साइन देगा H3PO3 में. So that's why N factors are like this. अब अगर मान लो एसिडिक गैसेस है, तो जो भी एसिडिक गैसेस है ना, आप उनको पानी में डालो. अब गैसेस के बारे में अपन को अच्छे से पता होता है, ये 3 गैसेस हैं जो न्यूट्रल गैसेस हैं. इसके अलावा सारे गैसेस क्या होते हैं, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ गैसेस है ना, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स में ये 3 ही ऐसे ऑक्साइड हैं गैसियस स्टेट में जो न्यूट्रल होते हैं. बाकी सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. वाटर भी न्यूट्रल होता है, लेकिन अपन उसे लिक्विड बोलते हैं, और मैं गैसेस की बात कर रहा था. तो ये न्यूट्रल हो गए अपने पास. तो कई बार अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है, यू नो दैट ये न्यूट्रल हो गए. बाकी एसिडिक है और कलरलेस गैसेस है. अगर मुझे CO2 का एन फैक्टर बताना है, तो आप गैस को वाटर में डिसॉल्व करो, जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का जो एन फैक्टर है वो उस गैस का एन फैक्टर होगा. अगर कोई भी गैस आपको गिवन है और एसिडिक गैस और मुझे उसका एन फैक्टर बताना है, एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड, तो मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा. और पानी में डिसॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है कि कभी भी किसी भी ऑक्साइड को अगर पानी में डालेंगे तो उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता. जो यहां पर है वो यहां पर भी होगा. तो मुझे वो एसिड बनाना पड़ेगा जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो. इस मोलर कोफिशिएंट का कभी कोई रोल नहीं होता एन फैक्टर में. सो अपन को पता था कि भाई ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रिक एसिड का एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, इसलिए इसका भी एन फैक्टर 1 होगा. और एन फैक्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए. तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वो आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है. जिसका एन फैक्टर 1 होगा उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होंगे. तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं, फॉर एसिड्स अपन बहुत सारे एसिड लिख सकते हैं. बेसिस के लिए अपन लिखते हैं कि भाई फॉर बेसिस, तो जितने भी बेसिस होंगे उनमें अपन रिप्लेसेबल OH माइनस आइन लिख लेंगे. OH माइनस आइन, तो अपन लिखेंगे भाई NaOH है मेरे पास, 1 हो गया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, 2 हो गया, ठीक है ना. और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अपने पास AlOH अल्ट्राइज हो गया, 3 हो गया. और अगर कोई बेसिक गैस है तो पानी में डालो उसको. पानी में डालोगे तो जितने OH वो दे सकता है, उस OH को देख के मैं बता दूंगा कि जो इसका एन फैक्टर है वही इसका एन फैक्टर है. ये अपन बताते हैं. तो अपन डी लिख लेते हैं भाई, दैट इज फॉर सॉल्ट्स. सॉल्ट्स के लिए टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक. सो टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक चार्ज होता है. टोटल एनायनिक चार्ज होता है. एवरीबॉडी नोज दैट कि भाई कैसे अपन को टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज कैलकुलेट करना है. अगर मेरे पास Na2CO3 गिवन है तो एन फैक्टर विल बी 2, बिकॉज कार्बोनेट को देख के बोल दूंगा. अगर NaHCO3 है तो इट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज ये तो बाइकार्बोनेट है. और अगर मेरे पास Na2CO3 डॉट 10H2O है, तब भी मैं इसका एन फैक्टर 2 ही लिखूंगा. वाटर का एन फैक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, राइट. लेकिन मॉलिक्यूलर मास में कंट्रीब्यूशन तो होगा भाई. इसको 106 डिवाइडेड बाय 2 होगा. ये 106 में 180 ऐड करूंगा, मतलब 286 डिवाइडेड बाय 2 होगा. सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूलर मास में तो रोल होगा, एन फैक्टर में कोई रोल नहीं होता है. तो आप कोई भी सॉल्ट लें, उसमें जस्ट आपको ये चेक करना है, या तो आप टोटल कैटायनिक चार्ज चेक कर लो या फिर टोटल एनायनिक चार्ज चेक कर लो. ई की बात कर लेते हैं अपन.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपन को पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे KMnO4 वगैरह है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर अपन ये बोलते हैं भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अपन लिखेंगे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस, गेन्ड इन प्रोसेस, दैट इज। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिसमें अपन लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन प्रोसेस। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अपन लिखेंगे द इन्फेक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द प्रोसेस, दैट इज द। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई इन्फेक्टर जैसे अपन लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इन्फेक्टर का, मान लो KMnO4 गिवन है अपन को, ठीक है ना। तो KMnO4 में अपन क्या बोलते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ इस वाले पार्ट को, है बिकॉज KMnO4 के लिए लिखना है तो थोड़ा जब लिख ही रहे तो ठीक ठाक ही लिख दो। ये वाले पार्ट में अपन को डाउट नहीं होगा, एसिड बेस के लिए, इवन बेसिस के लिए भी अपन को कोई डाउट नहीं, एसिड्स और बेसिस एलिमेंट्स भी आपको समझ में आ गया। अपन क्या करेंगे, जैसे KMnO4 होता है तो KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, पर्पल इसका कलर होता है। अगर ये बेसिक मीडियम में है तो वी कैन राइट दैट बेसिक मीडियम में ये K2MnO4 में कन्वर्ट होगा। दिस इज ग्रीन सोल्यूशन। अगर ये न्यूट्रल मीडियम में है तो न्यूट्रल मीडियम में इट गेट्स कन्वर्ट इनटू MnO2, दैट इज चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट होगा। और ये अगर एसिडिक मीडियम में है तो फिर कहते हैं एसिडिक मीडियम में ये एसिडिक मीडियम जब वर्ड में लिखा होता है ना एसिडिक मीडियम, तो इट इज ऑलवेज H2SO4 विन होता है, मतलब यहां पर सल्फेट बना रहा होगा। अगर सल्फेट बनाएगा तो दिस इज अ व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी। अब KMnO4 को इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए अपन को पता है KMnO4 का हम कभी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना पाते। मतलब अगर मैंने 5 ग्राम KMnO4 वेट किया है और उसको पानी में डालूंगा तो 5 ग्राम के बराबर मुझे उसका मोलैरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं उसे वेट करूंगा या उसको डब्बे से निकाल के, डब्बे मतलब छोटा कंटेनर होता है ऐसा है, तो अपन तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं ऐसे, जब अपन उसे डब्बे से निकाल के वेट करेंगे तब तक वो मॉइस्चर में प्रेजेंट बैक्टीरिया या मॉइस्चर भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मान लो अपने वेट किया 5 ग्राम, लेकिन उसमें से 0.2 ग्राम बैक्टीरिया और मॉइस्चर है, तो एक तरीके से अपन ने 4.8 ग्राम ही वेट किया फिर तो उसको, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम उसे वेट भी कर रहे हो करने के लिए निकालेंगे और वेट करेंगे उसका, तब तक वो उतनी देर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो, और बैक्टीरिया आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या करेंगे, वो KMnO4 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका वेट उनकी वजह से बढ़ जाएगा। तो हमने तो 5 ग्राम कैलकुलेट करना था, उसको वेट करना था, लेकिन 0.2 ग्राम उसमें बैक्टीरिया है, अल्टीमेटली हमने 4.8 किया, तो फिर सोल्यूशन जो आपका बनेगा वो 4.8 के हिसाब से बनेगा। अगर 4.8 के हिसाब से बनेगा तो भाई फिर उसकी मोलारिटी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है। मुझे क्या करना होगा, उसे फिर उसकी पहले उसका सोल्यूशन बना लो, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करना किसी सोल्यूशन से रिएक्ट करवा के कि भाई इसकी मोलारिटी कितनी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, उस टाइप से अपन को स्टैंडर्डाइज करना होता है। फिर उसे ज्यादा रिएक्टिव होने से अगर अपन चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका 1 आ रहा है, और यहाँ पर इसका एन फैक्टर 3 आ रहा है, और यहाँ पर इसका एन फैक्टर 5 आ रहा है। तो KMnO4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उससे एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके रुक जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर बेसिक मीडियम लिखा हुआ है तो ये हर बार यहां तक तो चला ही जाता है। तो अगर आप बेसिक मीडियम लिखोगे तो मैं कहूंगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब है अपन पानी की बात कर रहे होंगे,
और ये भी जब आप पानी, भाई एक्वस बेस ही तो ऐड करोगे, मतलब पानी है वहां पर ना, हाँ, तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, तो अपन कहेंगे अगर सिर्फ बेसिक लिखा है तो दोनों मेरे ऑप्शन, लेकिन अपने अगर मान लो यहां पर ऐसे लिख दिया तो फिर मेरा आंसर ये है। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन गिवन है जिसमें MnO2 है, एक ऑप्शन गिवन है जिसमें K2MnO4 गिवन है, एक ऑप्शन ऐसे है जिसमें K2MnO4 नेगेटिव है और MnO2 है, और एक ऑप्शन गिवन है मेरे पास ऐसे, डी ले लेते हैं, कोई और बना लेते हैं MnSO4 MnOH होल हाँ। तो अपन से पूछा कि बताओ बेसिक मीडियम में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अपन कहेंगे अच्छा बेसिक मीडियम ये वाला करेक्ट। अगर वो कहेगा स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, तो अपन कहेंगे ये वाला करेक्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अब बताओ बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो फिर तो अपन कहेंगे अपन ने पढ़ा न्यूट्रल में ये होता है, बेसिक में ये होता है, KMnO4 ये है, और +2 होता है किसमें, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, उसको सॉल्ट ही बनाना पड़ेगा। सो अपन कहेंगे कि भाई इनमें अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है और बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, तब तो मैं स्ट्रांगली बेसिक ही एज्यूम कर लूंगा, क्योंकि ये तब टिक करूंगा जब आप मुझे लिख के दोगे वीकली बेसिक में क्या करेगा, तो फिर कहूंगा अच्छा वो न्यूट्रल जैसे होता है वीकली बेसिक। तो स्ट्रांगली बेसिक अज्यूम करके अपन ये टिक कर देंगे, लेकिन अगर अपन को ऑप्शन ऐसे गिवन है तो फिर बेसिक मीडियम में मेरा आंसर यही होगा, दोनों बन जाएंगे। So that is how KMnO4 में we get the colors and we get that कि भाई कैसे, and we know that KMnO4 is purple color solution even though it doesn't have unpaired electron, लेकिन फिर भी ये colored solution है। The reason is ligand metal charge transfer। तो अपन ऐसे बता सकते हैं this is about that SRP values, वो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा सा रिक्वायरमेंट था। अब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, ये रिक्वायरमेंट था पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, एन फैक्टर कैलकुलेशन वगैरह आपने एक कैलकुलेट किए होंगे, व्हाट इज एन फैक्टर वगैरह। सर बोलो सर वो आपने H2O का SOP और SRP अलग अलग क्यों लिखा था? H2O का अलग अलग लिखा मैंने? हाँ सर। हाँ सर, एक में 0.83 था, एक में 1.23 था माइनस। ऐसे लिखा मैंने, और SOP क्या लिखा मैंने? -2.6 ऐसे लिखा मैंने। हाँ तो देख लेते हैं भाई, मान लो पानी है SO, अब अपन कहेंगे SRP है, तो भाई अपने पास H2O है, SRP का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, तो कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बैलेंस करो रिएक्शन को, तो अपन कहेंगे चलो बैलेंस कर देते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी बैलेंस करो, तो लो कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया ना। फिर पानी से क्या बना सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, तो यही बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर बचा क्या अपने पास, हाफ H2, लो भाई ये हो गया रिएक्शन, प्रोडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन गेन करवाना था ना पानी को, तो ऐसे करवा दिया। अब इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, तो मेरे पास पानी है और आप कह रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन लूज करवाओ, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको। तो अपन कहेंगे अब भाई इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करवाना है, तो अपन कहेंगे देखो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो मुझे ऐसे तो करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो मुझे बैलेंस तो करना ही होगा चार्ज, विदाउट बैलेंस चार्ज थोड़े रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अपन कहेंगे H+ बना देते हैं। अब क्या करें, क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको ना ट्वाइस ऑफ H+ लिखो और हाफ O2 लिख दो, इसको भी कर लो ऐसे में। क्या दोनों इस रिएक्शन का ये रिएक्शन अपोजिट है क्या?
भाई इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये रिएक्शन बनेगा, नहीं सर। तो फिर अलग अलग होना ही चाहिए। भाई अपन ने कहा था कि अगर ऐसे हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें Al बनेगा, इसका E0 होता है -1.67। तो अगर आप ऐसे लिखोगे excuse me, तो ये हो जाएगा +1.6। तो इस रिएक्शन का एग्जैक्टली अपोजिट था ये रिएक्शन, उल्टा था, तो फिर साइन चेंज होगा। तो रिएक्शन ही चेंज कर दिया आपने। तो हमने तो थोड़ी किया, मैंने तो आपको बताया कि पानी को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो क्या बनेगा। कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत थोड़ी है अपन को, तो चार्ज तो बैलेंस करोगे ना। किससे कर सकते हो चार्ज बैलेंस? अब ऐसे थोड़ी करोगे, चलो भाई मेरी मर्जी उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी होता। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो OH तो बनाएगा ना, तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। और इधर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि इधर OH ऐड कर देते हैं। ये कौन सी बात है भाई, OH कहां से आया? पानी की बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है भाई, फिर इससे H+ साइन से बैलेंस कर देते हैं और वो रिएक्शन। इसलिए अपन कहते हैं जनरली क्या होता है कि जब कैथोड का रिएक्शन होता है जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होता है, और एनोड का रिएक्शन जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, अगर पानी का रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन लिबरेट। सो वो अपोजिट रिएक्शन नहीं है, इसलिए उनके वैल्यूज, उनकी टेंडेंसी अलग अलग होगी, है ना। मुझे पता था कि मैंने वैसे लिखा हुआ, तुम नहीं पूछते तो मैं बताता भी। सर बोलो। सर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मतलब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर बेंजीन पे एनिलीन टाइप कंपाउंड रहेगा तो कैलकुलेट कर लेना, उसमें क्या है। ये ना मेरे पास ये है। सपोज अपन ने कहा कि मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है PnH2 में, रिड्यूस कर दिया, तो फिर अब तो ठीक है ना, कर देते हैं। भाई ये है, इसको बैलेंस करना है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे ना, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एन फैक्टर ऐसे देख के नहीं बताना कि इसमें प्लस है, इसमें कितना माइनस हो गया। इस टाइप से कभी नहीं करना। उसमें हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके करना। देख भाई ये वाला पार्ट तो बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ये वाला पार्ट तो एक जैसा दिख ही रहा है, उसको बैलेंस करना नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है क्योंकि नाइट्रोजन दोनों में एक एक है, जैसे अपन एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं दिख रहा, तो ट्वाइस ऑफ H2 लिखते हैं। ये वाला पार्ट तो बैलेंस है, ऑक्सीजन मैंने बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं। 2 ये बैलेंस करने हैं, 4 ये बैलेंस कर, 6 हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। चार्ज बैलेंस कर लो, ये इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये इसका आंसर। इससे नहीं करना कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उसको मेरे लिए ठीक है, अपन रिस्क नहीं लेंगे कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैक्टर कैलकुलेशन में। हाफ रिएक्शन करके बैलेंस कर लो, और फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना लास्ट में चार्ज बैलेंस करने के लिए, जो आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में देखा, तो उससे अपन बता देंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर अपन ने ऐड किए हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो वही जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं ना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड जहां भी चार्ज बैलेंस करने के लिए, वही उस कंपाउंड का एन फैक्टर। हाँ सर ठीक है। अब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की बात, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप एक बात तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन को कैथोड एनोड के रिएक्शन देखने होते हैं। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया।
ऐसे बना दूंगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, 50% क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन है, और 50% क्वेश्चन होते हैं उनसे कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, उनसे कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो पहले अपन क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं कि भाई पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, बाद में फिर अपन उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर एक रिएक्शन ऐसे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन या फ्यूज्ड NaCl। अच्छा, तो इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, बस फ्यूज्ड NaCl का मतलब हो गया कि उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोड, इसमें ना जब तक मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बहुत सारे रिएक्शन बताऊंगा। इलेक्ट्रोड हमेशा अपन यूज करेंगे कौन से, इनर्ट, या तो प्लेटिनम है या फिर ग्रेफाइट है। अगर मैं इलेक्ट्रोड चेंज करूंगा तो मैं इसमें लिखूंगा कि मैंने इलेक्ट्रोड चेंज किया, नहीं तो आप अज्यूम करो वहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अपन को पता है भाई कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएगा और एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फॉलो करना ही है। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो कैथोड और एनोड रिएक्शन लिख देता हूं मैं। कैथोड रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में डिपॉजिट हो गया, तो इसका मास बढ़ेगा, और इधर क्या, इधर तो गैस लिबरेट होगा, तो एनोड है, Cl माइनस आइन है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करवाया, तो हाफ मोल Cl2 लिबरेट हुआ और ये रिएक्शन आ गया, ये सेल रिएक्शन, ये आपका सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर गेन करेगा ये, उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी जाएगा। ये आपका रिएक्शन। दूसरा अपन लिखेंगे एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब पानी भी आ गया इसमें, तो अपन चेक करेंगे कि भाई कैथोड रिएक्शन क्या होगा। तो अपन कहेंगे अब इसमें पानी भी है, तो मुझे Na पॉजिटिव और पानी दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी चेक करना होगा। तो सोडियम तो S ब्लॉक है, उसका तो कम होता है वाटर से, अगर उसका कम होता है तो अपन के जैसे सोडियम होगा तो -2.95 होगा, जबकि वाटर तो -0.83 था। तो फिर अपन कहेंगे भाई पानी का रिएक्शन होगा। पानी का रिएक्शन तो अपन ने अभी बताया था आपने कैसे होता है, ऐसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिख के देखा था। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई एनोड रिएक्शन ना, इसमें Cl माइनस आएगा, तो फिर अपन Cl माइनस साइन का रिएक्शन लिखेंगे, दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्ट इनटू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब अपन एक बात और देखेंगे, वाटर जो होता है ना वो काफी स्टेबल होता है, तो वाटर का रिएक्शन करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो वाटर को से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन छीनना है तो मुझे यहां पर कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा, इस पोटेंशियल से उसे पुल करना होगा। तो वाटर के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना ये, तो अपन कहेंगे भाई ये वाटर की देने की टेंडेंसी है, इसका मतलब है कि Cl के कंपैरिजन में वाटर की देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे भाई Cl की तो, ये तो वाटर की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन देने की, और Cl की तो -1.36 थी, तो रिएक्शन तो वाटर का होना चाहिए, आप तो Cl लिख रहे हो।
है ना भाई, इसमें क्या होना चाहिए था, वाटर का रिएक्शन लिख रहे हो आप, जबकि होना चाहिए, मतलब अपन कहेंगे कि इन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, वाटर की, तो फिर आप इसमें Cl क्यों लिख रहे हो, एनोड रिएक्शन। तो अपन कहेंगे देखो भाई, होता क्या है ना, वाटर काफी स्टेबल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा, तो उसकी टेंडेंसी तो ये है, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, और उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है वाटर से इलेक्ट्रॉन लेना। तो हमेशा जब भी वाटर का रिएक्शन होता है ना, तो हमें पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा ही देना पड़ता है इससे। अब अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे पोटेंशियल, ताकि वाटर का रिएक्शन हो जाए इधर, क्योंकि जब भी वाटर का रिएक्शन होगा थोड़ा हमें पोटेंशियल ज्यादा ही देना होता है, मतलब इतने टेंडेंसी तो थोड़ा ज्यादा हमें पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब चूंकि ये दोनों ही पास पास हैं और हमने थोड़ा सा भी ज्यादा पोटेंशियल दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में टाइम नहीं लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने में बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल होगा। तो फिर रिएक्शन क्या हो जाता है, Cl का रिएक्शन हो जाता है रादर देन वाटर। इसलिए अपने पास जब भी क्लोराइड आयन होता है वाटर के साथ, तो हमेशा अपन ओवर पोटेंशियल की बात करते हैं कि देखो भाई, पानी को ना डिपॉजिट करने के लिए थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल की जरूरत होती है। अगर आपने थोड़ा भी ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो ये दोनों वैल्यूज काफी पास पास हैं, तो फिर एनायन का रिएक्शन हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा, बी आर है तो क्या प्रॉब्लम है, तो अपन कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस और बी आर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ओवर पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं करेंगे कि कुछ भी अपन ओवर पोटेंशियल करते रहे। वाटर और बी आर में अगर देखेंगे तो, और इसलिए अपन को पता है आई नेगेटिव इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बी आर नेगेटिव इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, Cl नेगेटिव इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट F नेगेटिव इज अ ऑक्सीडाइजिंग। Cl नेगेटिव इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि ये सारी जगह रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करते हैं। इवन अपन ने पढ़ा कि जब अपन ने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया था कि भाई देखो, अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे ना HX के साथ, तो अपन ने कहा था कि इस केस में ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों में नहीं पड़ेगी। और जब अपन ने HX का प्रिपरेशन किया था, तो अपन ने कहा था देखो भाई, सिर्फ आप Na2SO4 से HCl बना सकते हो, NaCl प्लस H2SO4 से अपन इजीली HCl बना सकते हैं, लेकिन NaBr से अपन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके HBr नहीं बना सकते। आप नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ब्रोमीन लिबरेट करते हैं, वो रिएक्शन अपन ने लिखा हुआ है। तो अपन को ये बात पता थी कि भाई देखो, Cl नेगेटिव इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इजीली, लेकिन देता तो है ना इनके साथ। KMnO4 है, PbO2 है, MnO2 है, Pb3O4 है, O3 है, इनके साथ अगर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो नहीं देगा। इनके अलावा बाकी जगह वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव नहीं करता। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, हम तो सीधी सीधी बात ये कहेंगे, जब भी Cl माइनस होगा, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो वाटर के साथ साथ Cl का रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब अपन Cl को पहले रिएक्ट करवाएंगे इससे, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा ओवर पोटेंशियल देना होगा। अगर वाटर में ओवर पोटेंशियल देंगे, तो इट इज ओनली Cl जिसका SRP वाटर के आसपास है, तो ओवर पोटेंशियल अपन सिर्फ Cl में कंसिडर करेंगे, बाकी कहीं कंसिडर नहीं करने वाले। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन अपन यहां से पास करेंगे, वो Cl और वाटर अगर है तो Cl का रिएक्शन लिखेंगे, होना तो चाहिए था वाटर का, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल अपन Cl का रिएक्शन, दैट इज ओवर पोटेंशियल। सो कभी अगर ये दिखे कि मतलब किसको इलेक्ट्रॉन लूज करना था, तो वाटर को लूज करना चाहिए था, सबने तो ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ Cl के केस में अपन ओवर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसका SRP वैल्यू वाटर के बहुत पास है। ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं अपन कि मेरे पास जो रिएक्शन हुआ वो वाटर और Cl माइनस है, ये मेरे पास रिएक्शन प्रोडक्ट है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ये रिएक्शन प्रोडक्ट है मेरे पास। ये फोर्थ रिएक्शन। अब ध्यान रखना, ये सारी चीजें शायद मैं और ना बता पाऊंगा, आपको डायरेक्टली ना पढ़ा,
लेकिन इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं, इसलिए मैं इनको बीच में बताता हूं कि भाई इनको बता ही देते हैं। हो सकता है कि अपन के पास इतना टाइम ना हो कि अपन पढ़ें, लेकिन ये सारी चीजें कि सीएल किसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। इन सभी केसेस में अगर मैं HCl का रिएक्शन करूंगा तो इन सभी केसेस में इनका SRP वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, राइट ना। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी 1.51, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी Cl की -1.36। SRP कैलकुलेट करोगे तो E नॉट ऑफ द सेल विल बिकम पॉजिटिव, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए वो इन्हीं के साथ। मतलब बहुत सारा केमिस्ट्री यूज करके बता रहा हूं, उतना अपने पास टाइम नहीं है पढ़ने का। लेकिन Cl अगर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा तो इनके साथ फ्लोरीन कभी नहीं कर सकता, लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अपन ने NaCl लिखा, अब अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, चलो ठीक है। अगर मैंने एक्वस NaCl लिखा, अब मैंने ऐसे लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl, इसको डाइल्यूट NaCl भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया भाई, इसमें डाइल्यूट अलग है, वेरी डाइल्यूट अलग है। हाँ भाई, वेरी डाइल्यूट अलग है, चलो देखते हैं। तो अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो मतलब इसका मतलब है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा इसको। तो फिर अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में अपन वेरी डाइल्यूट लिख दें, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड के अराउंड आयंस ढूंढने से मिलेंगे, वहां पानी रहेगा सबसे ज्यादा। तो फिर अपन क्या करें, दोनों इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड पे पानी का रिएक्शन लिखते हैं। तो फिर अगर वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ है तो आप पानी का रिएक्शन करो, इधर भी वाटर का रिएक्शन और इधर भी वाटर का रिएक्शन। इधर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपन को पता है क्या बनाना होता है, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी अपन को पता है क्या बनाना होता है। तो अपन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन द प्रोसेस मस्ट बी इक्वल, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में वेरी डाइल्यूट लिखा है तो मुझे फिर उस केस में उसके कैटायन एनायन को भूल के मुझे किसका लिखना होगा, रिएक्शन दैट इज ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल तो बन जाएंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 मोल्स H+ आयन बन रहे हैं, 2 मोल्स ये बन रहा है, तो 2 मोल वाटर बनेगा। मैं कैंसिल कर लेता हूं, तो 1 मोल वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, H2+ हाफ, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा रिएक्शन करता हूं। अब मुझे गिवन है फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं अपन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, फिर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। सो एक्वस NaCl को अपन ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, तो मैं ब्राइन सोल्यूशन लिख लेता हूं। अब ब्राइन सोल्यूशन में मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको पता रहता है ब्राइन सोल्यूशन मतलब एक्वस NaCl, ठीक है। अब इसमें मैं इलेक्ट्रोड चेंज कर रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने इसमें मर्करी इलेक्ट्रोड यूज किया। अगर कभी आप मर्करी इलेक्ट्रोड यूज करोगे ना, तो फिर इसमें जो भी कैटायन होगा वही डिपॉजिट होगा। ये ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है एक्वस NaCl, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि अपन को लगे अच्छा ब्राइन मतलब कुछ और रहा होगा, सबने पता नहीं क्या बता दिया। ब्राइन सोल्यूशन मतलब एक्वस NaCl है, यही है। तो अगर मैं मर्करी इलेक्ट्रोड यूज करूंगा ना, तो फिर कोई भी कैटायन इसमें प्रेजेंट हो वो मर्करी पे डिपॉजिट होगा, बिकॉज ऑल कैटायंस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अमाल्गम्स। ऑल कैटायंस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अमाल्गम्स। अगर सारे कैटायन का टेंडेंसी होता है अमाल्गम बनाने का, एक्सेप्ट आयरन, टंगस्टन और प्लेटिनम, ये तीन ही ऐसे मेटल है जिनका अमाल्गम नहीं बनता। वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं अमाल्गम फॉर्मेशन, वो अमाल्गमेशन फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, राइट।
सो आयरन, टंगस्टन और प्लैटिनम का नहीं बनता है अमलगम, बाकी सारे मेटल्स का अमलगम बनता है। एंड ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अमलगम्स। हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, मोर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म अमलगम्स। तो फिर सोडियम डिपॉजिट होगा, तो फिर Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम अमलगम बनाएगा, ये बनेगा सोडियम अमलगम। एनोड रिएक्शन लिखूंगा तो आई विल राइट दैट एनोड रिएक्शन में इट विल बी दैट इज अभी Cl का ही रिएक्शन लिखना है, पर पता है हाफ Cl2 बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, सो दैट इज द रिएक्शन। Na positive plus Cl negative will give you sodium amalgam and Cl2 gas. That is the part. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl बहुत हो गया, अब चेंज करते हैं पत्ता। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। तो आप लिख देना प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता। तो मुझे इन प्रेजेंस ऑफ या तो एसिड बेस या सॉल्ट ऐड करो, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, इनमें से कुछ ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐड कर देंगे सो दैट की इलेक्ट्रोलाइसिस इजी हो जाए, वाटर का कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो अगर प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो पानी में करंट क्यों लगता है फिर? हाँ, तो इम्प्योर थोड़ा इम्प्योर होता है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो अपन भी तो वही कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ाया था ना पानी का, वेरी डाइल्यूट का मतलब यही तो है कि सॉल्ट ऐड कर दिया। आप तीनों में से कुछ भी ऐड करने के लिए बोल रहे हो ना, हाँ, तो इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, तो वेरी डाइल्यूट ही तो रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में रिएक्शन तो कैथोड और एनोड पे पानी का लिखना है। ऐसे सॉल्ट का रोल नहीं होगा। अच्छा, तभी आपने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट में जो वाटर होगा उसी का रिएक्शन लिखना, डजंट मैटर उसमें एसिड बेस और सॉल्ट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। सर बोलो सर रीजन क्या है प्योर वाटर मतलब नहीं होता मतलब उसका इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें, H प्लस आइन और OH नेगेटिव आइन थोड़ी होते हैं उसमें प्योर वाटर। हाँ, प्योर वाटर मतलब डिस्टिल वाटर होगा, तो अपन लिखे, और डिस्टिल वाटर कभी पी के देखना, वो तो बड़ा गंदा टेस्ट भी होता है उसका। तो क्या बोलते हैं उसे, ब्लैंड टेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, ब्लैंड या फ्लैट ऐसा कुछ बोल देते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, तो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा H2SO4 डाल देंगे अपन। अब H2SO4 डालेंगे तो विल गेट लाइक दिस भाई, इसमें एनोड कैथोड एनोड रिएक्शन अपन को पता है, इधर भी वाटर का रिएक्शन लिखना है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इधर भी वाटर का रिएक्शन लिखना है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके। सो H2O will give you 2 electron, 2H plus ion plus half, that is O2, और इधर अपन लिखेंगे गाइस ना, ये मिल गया अपन को, और हाफ O2 लिखेंगे अपन, और इधर लिखूंगा तो आई विल राइट दैट OH minus ion plus half H2, ये लिख लेंगे, बाकी रिएक्शन अपन लिख देंगे फिर पता है। सर ये पूछना था मुझे कि बोलो। हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट लेते हैं ना, तो सॉल्ट हम NaCl ले लेंगे, तो एनोड पे फिर भी H2O का ही रहेगा, तब उसमें Cl का नहीं लिखेंगे? नहीं, बताया था ना यहाँ पर। अच्छा, बताए, ठीक है राइट, अब वो पूरा रिएक्शन नहीं लिखा मैंने क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन बता के ना। अब जितने स्टेप पॉइंट लिखूंगा मैं सभी पॉइंट से बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। खत्म हो गया हमारा मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट अपन लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब चलो, इसमें एसिड ऐड किया था आपने H2SO4, तो ये रिएक्शन लिखा। अब अपन लिखा
कि एक्वस H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4, ये तो वेरी डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब H2SO4 लिखोगे तो फिर इसमें H प्लस आएंगे और सल्फेट आएंगे, तो H2SO4 होंगे, सल्फेट आएंगे, H प्लस आइन होंगे, और H प्लस आइन का तो 0 होता है, H2 का कम होता है, तब तो उस केस में कैथोड रिएक्शन विल बी दिस। इलेक्ट्रॉन अंदर आया, H प्लस आइन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, H2 लिबरेट करता है। और एनोड रिएक्शन तो अपन कहेंगे अब वाटर और सल्फेट आइन में चेक करो तो वाटर का एसओपी ज्यादा होता है। वाटर का एसओपी तो अपन को पता है, अगर अपन एसओपी लिखेंगे तो वाटर का कितना होगा, H2O का एसओपी तो होता है, अभी तो बताया आपने, -1.23, जिसमें ओवर पोटेंशियल बताया था अभी आपने, और सल्फेट आयन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू -2.05, ये भी आपने लिखवाया था उसमें, देखोगे आप तो वाटर का रिएक्शन करना होगा, तो वाटर का रिएक्शन करेंगे तो भाई ठीक है, वाटर का रिएक्शन तो आप ऐसे करते हो, H प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस दैट इज हाफ O2, ये रिएक्शन हो जाएगा ये, तो ठीक है, इसका मतलब है ये तो कैंसिल हो गए, तो रिएक्शन वाटर का ही हो गया, फिर तो मेरे पास हाफ O2 और मेरे पास H2 आ गया, ये रिएक्शन। दूसरा लिख लेते हैं, अब अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसको अपन कॉन्सेंट्रेटेड की जगह ऐसे कर लेते हैं 50%, वैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 50% या उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर अपने पास किसी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गिवन हो तो फिर रिएक्शन उन्हीं का होगा जो आयंस उसमें प्रेजेंट है, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, तो भी मैं यही रिएक्शन लिखता हूं। हाई करंट डेंसिटी का मतलब है सीधा आयंस को खींचना, फिर हम वो भूल जाएंगे कि इसकी टेंडेंसी क्या है, तो या तो 50% लिखा हो या फिर हाई करंट डेंसिटी लिखा हो। सर इतना ऐसे पूछते हैं, मतलब ऐसे मेन एडवांस में कि आपसे मतलब थोड़ा बताने के लिए बता रहे हैं। छोड़ दो, क्यों पालते हैं परेशान, तुम बोलो तो छोड़ देते हैं, उसमें हमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ। नहीं सर, मतलब पूछ रहा था ऐसे। देख लो, तुम्हारे मतलब शीट में मिल जाने चाहिए क्वेश्चंस, तो शीट में ना मिले तो किताबों में मिल जाएंगे क्वेश्चन, किताबों में नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन देख लेंगे। तुम बोलो तो मतलब फटाफट पकड़ देते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ मतलब क्या है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। नहीं सर, चलेगा सर, पढ़ाई अच्छे से। अपन इतना जितना मैं बताऊंगा ना उसके पढ़ने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन को अपन मतलब ऐसे होगा कि जिसमें अपन रोके। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4, हाँ भाई ठीक है, तो एनोड में और कैथोड में रिएक्शन ये खत्म कर दिया यार, तो भी क्या याद रखें, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 आ गया, और एनोड रिएक्शन अपन लिख लेते हैं दैट इज H2SO4 सल्फेट का रिएक्शन। सल्फेट का रिएक्शन लिखूंगा तो सल्फेट हमेशा पर सल्फेट बनाता है, ये लो भाई ये रिएक्शन। The total overall reaction is twice of H plus ion plus twice of SO4 negative ion will give you H2 plus H2S2, that is S2OA2 negative. ये चल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड पे आ जाता है 9th वाला। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NiSO4,
अब एक्वस लिया हुआ है तो कैथोड रिएक्शन Ni है तो उसी का रिएक्शन होगा क्योंकि वो तो डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक का टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन तो पानी से ज्यादा होता है। तो Ni+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं Ni में कन्वर्ट कर देते हैं। और एनोड रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, SO4 का रिएक्शन तो होगा नहीं क्योंकि एक्वस है तो पानी का होगा, तो पानी का रिएक्शन होगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू एक्वस। ये रिएक्शन क्योंकि वो डिपेंड करेगा, एक्वस लिखा आपने नॉर्मल मतलब जैसे होता है